हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो मेरा मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से कुछ जो क्वेश्चन हम लोग तो आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक क्लास 4। ठीक है। आज का क्वेश्चन है, आज कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। ऑलरेडी हम लोग जो है 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? कार्बोनाइजेशन कोल कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर है ड्राइंग एंड क्रशिंग द कोल इनटू फाइन पाउडर, ऑप्शन नंबर बी मोल्डिंग द फाइन ग्राउंड कोल अंडर प्रेशर with or without a binding material. Option number C, heating the wood with a limited supply of air to temperature not less than 280 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जो कार्बोनेशन कोल कंसिस्ट करता है वो किस तरह से जो है आपका बनता है। ठीक है। या बोल सकते हैं जो कार्बोनेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ड्राइंग एंड क्रशिंग द कोल टू ए फाइन पाउडर, क्या ये कार्बोनेशन प्रोसेस है? ऑप्शन नंबर बी मोल्डिंग द फाइन ग्राउंड कोल अंडर प्रेशर with or without a binding material, क्या ये कार्बोनेशन प्रोसेस है? या ऑप्शन नंबर सी हीटिंग द वुड विद ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू टेम्परेचर नॉट लेस देन 280 डिग्री, क्या ये कार्बोनेशन प्रोसेस है? या ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो कार्बोनेशन प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले कार्बोनेशन ऑफ कॉल क्या होता है, कार्बोनेशन ऑफ कॉल क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसका समझते हैं। Carbonation of coal refers to the process of converting coal into coke by heating it strongly in absence of air। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है? जो कार्बोनेशन ऑफ कोल एक प्रोसेस होता है जो कि हम कोल को कोक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं? हीटिंग करते हैं इट स्ट्रांगली। ठीक है। हीटिंग इट स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। हीटिंग इट स्ट्रांगली मतलब इसको हाई टेम्परेचर पे हम लोग जो है हीट करते हैं। ठीक है। उसको किसका इन प्रेजेंट में, किसका एब्सेंस में? एयर का एब्सेंस होना चाहिए। ठीक है। तो दो कंडीशन हम लोग को बोल रहा है कि कार्बोनेशन ऑफ कोल एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग करने का। कोल को कोक में जब हम कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले उसको हम हाई हीटिंग करेंगे, उसके बाद एब्सेंस ऑफ एयर। तो दो कंडीशन मस्ट है, तभी हम उसको बोलेंगे कार्बोनेशन ऑफ कोल। ठीक है। या कार्बोनेशन प्रोसेस। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? कोल इज हीटेड इट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर। तो हम कोल को क्या करेंगे? हीट करेंगे हायर टेम्परेचर पे। कितना? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है? दूसरा, जो एयर का जो एब्सेंस है वो होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि एयर नहीं होना चाहिए उसके, जब हम हीट करेंगे तो एयर नहीं होना चाहिए, एयर का एब्सेंस होना चाहिए। और जो कोल, जो जब ये प्रोसेस हो जाता है, तो जब ये प्रोसेस हो जाता है तो क्या प्रोड्यूस देता है, क्या प्रोड्यूस प्रोडक्शन देता है, क्या प्रोड्यूस करता है? जब प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है, कोक बनता है, कोल गैस बनता है, कोलतार बनता है। तो दोस्तों, ये है हमारा कार्बोनेशन प्रोसेस। ठीक है। अभी हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ए क्या बोला? ड्राइंग एंड क्रशिंग द कोल टू फाइन पाउडर। तो ये तो कोई कार्बोनेशन प्रोसेस नहीं है, ये क्या है? एक तरह का प्रिपरेशन प्रोसेस लग रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। अभी ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। मोल्डिंग द फाइनली ग्राउंड कोल अंडर प्रेशर विद और विदाउट बाइंडिंग मटेरियल, ये भी जो है कार्बोनेशन ऑफ कोल नहीं है दोस्तों। तो ये भी जो है मेरा क्या गलत है, ये है, इसको हम ब्रिक्वेट बोलते हैं। ठीक है। ब्रिक्वेट ब्रिक्वेट बोलते हैं इसको। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, हीटिंग द वुड विद ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू द टेम्परेचर नॉट लेस देन 280 डिग्री। तो ये भी मेरा क्या है? प्रोसेस गलत है ये मेरा। ठीक है। ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कार्बोनेशन ऑफ कोल कंसिस्ट ऑफ, मान लो जैसे इसमें नॉन ऑफ दिस दिया है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ये ऑप्शन उठा के दे दें, ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनेशन ऑफ कोल रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू कोक बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है। तो उसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो है तीनों जो है आपका क्या कर रहा है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कार्बोनेशन कोल को, तो इसीलिए तीनों ऑप्शन जो है आपका गलत है और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। तो दोस्तों, आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला दोस्तों? According to Gay-Lussac law for perfect case, P by T equal to constant if V is give constant। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है गे-लुसाक लॉ का, जिसमें आपका P by T इक्वल टू कांस्टेंट बोल रहा है, और इसको हम बोल सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर
इफ बी इज कीप कांस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गेल-लुसाक लॉ का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या ये सही है या गलत है? तो दोस्तों जो गेल-लुसाक लॉ आया है आपका कहां से आया हुआ है? आइडियल गेस या परफेक्ट गेस लॉ से आया हुआ है, ठीक है। आइडियल गेस और परफेक्ट गेस दोस्तों सेम होता है, ठीक है। आइडियल गेस और परफेक्ट गेस आपका सेम होता है। आइडियल गेस और परफेक्ट गेस क्या है? हाइपोथेटिकल गेस है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जस्ट इसको हम लोग जो है समझने के लिए यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि कुछ पैरामीटर होता है जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। करते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, कभी वॉल्यूम को, कभी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, कभी एन को कांस्टेंट रखते हैं। एन क्या है दोस्तों? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर और एन जो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तभी हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आइडियल गैस लॉ में जितने सारे लॉज दिया हुआ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ, सभी को हम लोग जो है बारीकी से देखते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट टेम्परेचर कांस्टेंट। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, जब मेरा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तब हम उसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है। जब प्रेशर मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट टेम्परेचर कांस्टेंट, तब उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। दूसरा चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट प्रेशर कांस्टेंट। वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? टेम्परेचर पे। कंडीशन क्या दिया हुआ है? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम, तब हो जाएगा बॉयल्स लॉ। जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट प्रेशर कांस्टेंट, तब हो जाएगा चार्ल्स लॉ। गेल-लुसाक लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का, और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो इस तरह का जो आपका इक्वेशन आएगा इसको हम लोग गेल-लुसाक लॉ बोलते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, इट मींस ए नंबर ऑफ मोल्स एट पी एंड टी कांस्टेंट। जब हम पी एंड टी को कांस्टेंट रखते हैं और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, तब उसको हम एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं। कंबाइंड गैस लॉ क्या बोलते हैं दोस्तों? कंबाइंड का मतलब ही है, मतलब कोई दो लॉ को कंबाइंड कर दिया है, इसी को हम लोग कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं। तो जो कंबाइंड गैस लॉ होता है वो होता है दोस्तों बॉयल्स लॉ और गेल-लुसाक लॉ को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो पीवी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं। 6 नंबर में आइडियल गैस लॉ जो कि होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी जानते हैं प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे एक आर आया है दोस्तों, तो आर हो जाता है मेरा गैस कांस्टेंट और टी जो होता है मेरा टेम्परेचर, ठीक है। तो आइडियल गैस लॉ जो होता है इतना सारा जो है ये लॉ को डिफाइन किया हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन में गेल-लुसाक लॉ दिया हुआ है, ठीक है। तो गेल-लुसाक लॉ में क्या होता है कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों अगर P, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू के, इसको अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा C, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो कांस्टेंट आ जाता है, तो कांस्टेंट कौन सा? C मानते हैं, C इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। T को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? P बाई टी इक्वल टू C, ठीक है। तो P बाई टी इक्वल टू C इक्वल टू कांस्टेंट, किस कंडीशन पे होना चाहिए? वॉल्यूम जो है मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो गेल-लुसाक लॉ में क्या बोल रहा है अभी देखते हैं क्वेश्चन। गेल-लुसाक लॉ परफेक्ट गेस, P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, तो P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट करेक्ट है। P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे भी हम गेल-लुसाक लॉ में जो डिफाइन किया P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट करेक्ट है। ये V इज कीप कांस्टेंट, V मेरा क्या कांस्टेंट है। तो जो गेल-लुसाक लॉ है ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है अकॉर्डिंग टू हम लोग जो अभी पढ़े हैं। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गेल-लुसाक लॉ का स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ट्रू। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है द एफिशिएंसी ऑफ स्टेलिंग साइकिल इज डैश कार्नोट साइकिल। ऑप्शन ए ग्रेटर देन, ऑप्शन बी लेस देन, ऑप्शन सी इक्वल टू। में क्या बोल रहा है कि स्टीलिंग साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के कंपैरिजन में क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा? तो दोस्तों स्टीलिंग साइकिल जो है आपका थियोरेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो कि फुल्ली रिवर्सिबल है, लाइक है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल भी हम लोग जानते हैं, कार्नोट साइकिल भी क्या हाइपोथेटिकल साइकिल है, मतलब कार्नोट साइकिल जो है आपका एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका यूज जो किया जाता है बाकी जो साइकिल होता है उसका कंपैरिजन करने के लिए कार्नोट साइकिल का यूज करते हैं। सेम लाइक दैट दोस्तों स्टीलिंग साइकिल भी आपका जो है, स्टीलिंग साइकिल भी आपका क्या है? आइडियल साइकिल है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं थियोरेटिकल साइकिल है, इज ए जस्ट लाइक ए कार्नोट साइकिल। तो इसका मतलब क्या होगा? स्टीलिंग साइकिल भी थियोरेटिकल साइकिल है, कार्नोट साइकिल भी थियोरेटिकल साइकिल है, इसका मतलब दोनों का एफिशिएंसी जो है आपका सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इतना तो मालूम चल गया कि इसका आंसर जो है इक्वल टू होगा। अभी एफिशिएंसी इक्वल क्यों होगा क्वेश्चन है, ठीक है।
अभी इफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी जो है इक्वल क्यों होगा, क्योंकि इफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन डिपेंड्स ऑन हाउ द रिवर्स प्रोसेस इज। ठीक है, इफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन डिपेंड्स करता है किस पे, कि कितना जो है आपका कैसे जो है रिवर्स है। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि बोथ स्टीलिंग एंड कार्नोट साइकिल ऑपरेट बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, जो स्टीलिंग साइकिल एंड कार्नोट साइकिल होता है दोनों जो ऑपरेट करता है सेम टेम्परेचर लिमिट पर ऑपरेट करता है। ठीक है, लाइक ए हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा बोल रहा है कि बोथ स्टीलिंग एंड कार्नोट साइकिल आर आइडियल एंड रिवर्सिबल साइकिल। तो जानते हैं जिस साइकिल का भी, जो भी साइकिल हम लोग जानते हैं कि जो भी साइकिल आइडियल होता है, रिवर्सिबल होता है, उसमें नो एनर्जी लॉसेस एज्यूम किया जाता है। नो एनर्जी लॉसेस एज्यूम करेंगे मतलब दोनों का इफिशिएंसी, मतलब इफिशिएंसी जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, स्टीलिंग साइकिल भी आपका थ्योरेटिकल साइकिल है, कार्नोट साइकिल भी थ्योरेटिकल साइकिल है, दोनों फुली रिवर्सिबल है, दोनों रिवर्स साइकिल पे काम करता है, नो लॉसेस, नो एनर्जी लॉसेस है। तो इसका मतलब स्टीलिंग साइकिल का एफिशिएंसी जो है सेम होगा कार्नोट साइकिल का, और स्टीलिंग साइकिल इज इक्वल टू द कार्नोट साइकिल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, जो इंटरनल एनर्जी होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस में बोलता चेंज नहीं होता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है? तो इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस किसे बोलते हैं, जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक में इंटरनल एनर्जी जो होता है आपका डिपेंड्स करता है ओनली टेम्परेचर। ठीक है, so internal energy depends only temperature, so temperature does not change, then internal energy equal to 0। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, इंटरनल एनर्जी जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी आपका 0 होगा। ठीक है, वाई दिस हैपन, क्यों हो रहा है, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग फ्रॉम थर्मोडायनेमिक लॉ से जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। ठीक है, जो आपका हीट एडेड होता है इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, अभी हम लोग का इंटरनल एनर्जी क्या है, 0 है, क्योंकि हम लोग का जो प्रोसेस है आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में हम जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट की वजह से जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो आपका 0 होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका इंटरनल एनर्जी 0 हो गया तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, Q इक्वल टू हो जाएगा आपका W। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हीट एडेड टू सिस्टम इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। जो भी हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं सिस्टम में इन आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो आपका फुल्ली का जो कन्वर्टेड हो जा रहा है वर्क पे। ठीक है, पूरा जो कन्वर्ट हो जा रहा है आपका वर्क पे। सो नो एनर्जी स्टोर्ड एज ए इंटरनल एनर्जी। तो आपका जो सिस्टम में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगा एज ए इंटरनल एनर्जी, क्योंकि जो भी आपका हीट ऐड कर रहे हैं वो आपका जो है कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है वर्क में। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है क्या है, करेक्ट है। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, इफ द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन p इंटू बी का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन प्रोसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी एडियाबेटिक प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इक्वेशन दिया हुआ है p इंटू बी का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जिसमें n का वैल्यू दिया हुआ है 0। ठीक है, तो n का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो आप इसको पता लगाइए कि ये कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है p इंटू बी का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसमें n का वैल्यू 0 दिया हुआ है। अभी हम लोग को पता लगाना है कि ये जो प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए में है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ऑप्शन बी में एडियाबेटिक प्रोसेस, ऑप्शन सी में आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन डी में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ आपका, p इंटू बी का पावर n इक्वल टू सी, जिसे हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन है, और n किस लिए यूज किया जाता है, वेयर n इक्वल टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ प्रोसेस। तो n का वैल्यू अगर हम 0 बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, या जो भी वैल्यू रहेगा उसी से हम लोग पता लगाएंगे कि ये किस तरह का प्रोसेस है। n का वैल्यू 0 रहेगा तो ये किस तरह का प्रोसेस है, n का वैल्यू 1 रहेगा तो किस तरह का प्रोसेस है,
एन का वैल्यू अगर हम कांस्टेंट कर देंगे तब क्या कौन सा प्रोसेस है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसमें एन का वैल्यू दिया पूछ रहा है कि एन का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इक्वल टू 0 देन पी इंटू बी का पावर एन इक्वल टू सी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, तभी हम लोग एन का वैल्यू जो है इसमें पुट करते हैं। तो p इंटू बी का पावर 0, ठीक है। एन का वैल्यू 0 मतलब b का पावर 0 इक्वल टू सी। तो b का पावर 0 मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो p इंटू 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो p इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स प्रेशर कॉन्स्टेंट मीन्स ये किस तरह का प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, यानी प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये जो n इक्वल टू n का वैल्यू जो 0 दिया हुआ है इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस भी या आइसोबारिक प्रोसेस भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।